हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSR नेट फिजिक्स मेडी जी। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ये देख लिया था कि किस तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, आपको कुछ हेल्प हो जाएगी नेट के एग्जाम निकालने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस ही पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स। अगर किसी भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव्स का टर्म्स आ रहे हैं तो वो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और इसमें सबसे पहले होता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हो आप? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स डेरिवेटिव with respect to single independent variable। अगर किसी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव है पूरे इक्वेशन में, तब आप कह सकते हो कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका एक एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन इस टाइप का है, सपोज 5d2y/dx² प्लस 3dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। अगर इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे आप ये देखो कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे जो x है उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव है। इसका मतलब है कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके ही रेस्पेक्ट में हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव लिया गया है। तो जब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव लिया जाता है तब आप उसे क्या बोलोगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे। और एक एग्जांपल और भी ले सकते हो इस टाइप का, dy/dx जो है ये y² - x²/2xy है। इस टाइप का भी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में ही यहाँ पे डेरिवेटिव है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि आप ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। और अच्छा, ये y इक्वल टू अगर fx इस टाइप का कोई फंक्शन है तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो y तो हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो होगा मेरा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है। तो अब अगर हमें ये देखना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं। अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? दिस टाइप ऑफ differential equation contains derivative with respect to one or many independent variables। उसमें क्या था हमारे पास में? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था हमारे पास में? सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव था। यहाँ पे आपका मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी हमारा क्या हो सकता है? डेरिवेटिव हो सकता है। तो इसमें और कैसा डेरिवेटिव होगा? वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा। कंटेन्स पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे पार्शियल तो पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये इस टाइप का इक्वेशन अगर हमारे पास है, अगर इस टाइप का हमारे पास इक्वेशन है तो यहाँ पे क्लियरली पता चल जा रहा है कि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो x के रेस्पेक्ट में भी है, y के रेस्पेक्ट में भी है, z के रेस्पेक्ट में भी है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है। तो फिर हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप का होगा। ठीक है। और अब दूसरी चीज इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है एंड डिग्री क्या होती है? तो ऑर्डर तो सिंपली यही है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसी को आप बोलोगे ऑर्डर। अगर किसी इक्वेशन में इस टाइप से है d2y/dx² है तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर डेरिवेटिव जो है वो कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। तो इस इक्वेशन को क्या बोलोगे? आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अगर यहाँ पे d³ बाई डी एक्स क्यूब इस टाइप का है, थर्ड डेरिवेटिव तक है,
तब उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और डिग्री क्या कहेंगे, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, करेक्ट। तो जो भी पावर होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म का वो हो जाएगा हमारे डिग्री हो जाएगा। अगर सपोज कि हमारे पास कोई इक्वेशन इस टाइप का है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म कौन सा है, वो क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म क्या है हमारे यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, सिंगल ऑर्डर का है, क्योंकि यहाँ पे नहीं सॉरी ऑर्डर 2 है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है। और इससे मैंने क्या बोला है कि डिग्री किसे बोलोगे आप, डिग्री इसे बोलोगे जब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का जो पावर होगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म क्या है यहाँ पे, ये है, और इसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है कि आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म को देखना है और उसका जो भी मैक्सिमम पावर होगा उसे आप बोलोगे कि वो डिग्री है। अब इसमें एक तीसरा आता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ए इक्वेशन will be linear in nature if dependent variable, if power of dependent variable and its derivative is 1, its derivative is 1। अगर कोई इस टाइप का इक्वेशन अगर हमें मिलता है तो फिर वो लीनियर नेचर का होगा। जैसे कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस टाइप का है, बिल्कुल ठीक है, प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पे आपको देख लो क्या है कि जो डेरिवेटिव है उसका भी पावर 1 है, ठीक है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका भी पावर 1 है। यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई भी हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसे आप बोलोगे कि वो लीनियर है। ठीक है, और इसमें एक चीज और है कि इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, इफ देयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल and its derivative, then equation will be not linear, ठीक है। अगर कहीं पे प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव अगर आ जाता है तब इक्वेशन अब मेरा क्या होगा, वो लीनियर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरीके से समझ सकते हो, अगर किसी जगह पे y मेरा क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसी का डेरिवेटिव जो आ जाए हमारे पास में, ये डिपेंडेंट वेरिएबल और उसी का डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लीकेशन में है किसी इक्वेशन में तो वो लीनियर नहीं होगा। अगर वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है या वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स है, अगर इस टाइप का अगर टर्म आ जाता है तो आपका वो लीनियर नहीं होगा। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि जितने भी डेरिवेटिव हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के उनका पावर 1 होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल का भी पावर 1 होना चाहिए। दूसरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन नहीं आना चाहिए किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर कुछ एग्जांपल्स लेके अगर मैं बताऊं तो आपको आसानी हो जाएगी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा लीनियर है कि नहीं है। अगर कोई इस टाइप का है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, क्या यह लीनियर है? नहीं है, क्योंकि लीनियर के लिए क्या होना चाहिए था, डेरिवेटिव का पावर 1 होना चाहिए था। देखो यहाँ पे तो डेरिवेटिव की पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव का पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का हो जाए, अगर वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इस टाइप का है, ठीक है, तब भी ये नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गया है डेरिवेटिव, तो भी हमारे पास ये लीनियर नहीं होगा।
ठीक है, तो लीनियर के लिए आपको मैंने क्लियरली बता दिया है कि डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन का भी कोई टर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये मेरा इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कि नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ फॉर्म्स हैं और उन फॉर्म्स को अगर आप पहचान लेते हो तो हर फॉर्म का इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो एक डिफरेंट वे से होता है। तो वो आपको देखना है कि सबसे पहला काम है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पहचानना है, और उस फॉर्म पहचानने के बाद से उसका सॉल्यूशन किस तरीके से आता है वो आपको जानना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन का अगर एक क्वेश्चन अगर करते हैं तो देखो क्वेश्चन इस टाइप का है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स हैविंग सेंटर ऑन x axis and touching to the origin। मतलब हमें एक ऐसे सर्किल का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर क्या है वो x एक्सिस पे है और वो जो है वो ओरिजिन को टच कर रहा है। देखो सर्किल किस टाइप का होगा, ये अगर x एक्सिस पे इसका क्या है ओरिजिन है और उसको क्या बोला गया, सर्किल जो है मेरा वो ओरिजिन को टच कर रहा है, तो क्या मेरा सर्किल इस टाइप का बन जाएगा कुछ, करेक्ट। अगर इसका रेडियस कितना है a दे रखा है, तो अब हमें क्या निकालना है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट। सर्किल क्या है, उसका रेडियस a है और ये ओरिजिन को टच कर रहा है, और इसका जो ओरिजिन जो सेंटर है सर्किल का वो कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर आप ये देखोगे, जब इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिख सकते हो a, 0। अब सर्किल का बेसिक इक्वेशन अगर a और b उसका कोऑर्डिनेट है तो क्या होता है, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ऐसा होता था। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पे हमारे पास सेंटर a, 0 पे है और उसका रेडियस भी a है, तो इस सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली x माइनस a का स्क्वायर प्लस और b है एक्चुअली 0, तो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, करेक्ट। तो हमारे पास सर्किल का जो आएगा वो इक्वेशन कुछ इस टाइप का आ जाएगा। तो अगर अब मैं इसका क्या करता हूं, इसका टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब मैं x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेता हूं, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है, इसका मतलब है कि मुझे इक्वेशन किस फॉर्म में कंसीडर करना है, dy बाई dx के फॉर्म में कंसीडर करना है। तो जब x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो वो कितना हो जाएगा, 2x माइनस a प्लस 2x माइनस a प्लस 2 dy बाई dx इक्वल टू 0, करेक्ट। तो 2x माइनस a प्लस 2 dy बाई dx इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से मैं ये भी तो कह सकता हूं कि x माइनस a प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मैं a की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, a इक्वल टू कितना आ गया मेरा, कह सकते हैं x प्लस dy बाई dx। मेरा यहाँ पे a की वैल्यू आ गई है x प्लस, अच्छा यहाँ पे जब हमने एक चीज गलती कर दी, y स्क्वायर का जब डेरिवेटिव किया है तो 2y भी तो आएगा, 2y, तो यहाँ पे प्लस 2y भी रहेगा, तो प्लस y भी रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, a इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसी इक्वेशन में फिर से हम a की वैल्यू को रख देते हैं। जब इस इक्वेशन में मैं a की वैल्यू रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, x और माइनस a करूंगा तो a क्या हो जाएगा कि a से a कैंसिल हो जाएगा और यहां से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। तो माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा, करेक्ट। उसका स्क्वायर कर लिया प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे, करेक्ट। तो यहां से हमारे पास में और फिर a की वैल्यू दोबारा हम यहां पे रख देंगे,
ए स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा, ए की जगह जब मैं एक्स प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स रखूंगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस कितना हो जाएगा 2xy dy बाई dx, करेक्ट। तो कुछ इस तरीके का मेरा इक्वेशन बन गया। अब आप ये देखो कि वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, ये और ये आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया, इक्वल है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेसिकली वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स जो है मेरा, वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। तो ये आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर दिया है, क्योंकि dy बाई डी एक्स के फॉर्म में आ चुका है, तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसका है, फैमिली ऑफ सर्किल हुज सेंटर लाइज एट एक्स एक्सिस एंड इट इज टचिंग टू ओरिजिन, ठीक है, उसका आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होके आ गया, ठीक है। तो ये था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको किसी इक्वेशन का कंस्ट्रक्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब पहला फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं कि पहला फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन का किस टाइप का है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर इसका मतलब है कि डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव जो होगा सिंगल डेरिवेटिव होगा, इसका मतलब dy बाई डी एक्स होगा। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता तो क्या हो जाता, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स वाले टाइप का अगर करेंगे तो किस टाइप का होगा। तो पहले केस 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। केस 1, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई है, ऐसे कह सकते हैं आप कि अगर एफ एक्स अपॉन एफ वाई है, ऊपर x का फंक्शन है और नीचे y का फंक्शन है और इधर dy बाई डी एक्स है, तो आपको इसमें वाले में क्या करना है, वेरिएबल ऑफ सेपरेबल वाले मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है। आपको एफ वाई उधर ले जाना है और x को इधर ले जाना है, फिर दोनों साइड में आपको इंटीग्रेशन कर देना है, करेक्ट। तो आपको क्या करना है एक्चुअली, dy एफ वाई इधर हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा y इक्वल टू जो भी आएगा वो आपका आंसर करेक्ट निकल के आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म पहचानना है कि dy बाई डी एक्स का फॉर्म है, ऊपर वाला सिर्फ x का फंक्शन है, नीचे वाला सिर्फ y का फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, y वाले को dy के साइड ले जाना है और x वाले को dx के साइड ले जाना है और फिर दोनों साइड में आपको इंटीग्रेशन कर देना है। तो पहला फॉर्म तो यही था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है नेट जून 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो बहुत ही आसान है, ये सब चीजें कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये आप लोगों ने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल ऑफ सेपरेबिलिटी मेथड से कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन है नेट जून 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि dx बाई dt दे रखा है, करेक्ट, वो एक्स स्क्वायर दे रखा है और इनिशियल कंडीशन दे रखी है x 0 पे 1 है। क्वेश्चन में क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल ब्लो अप एज t टेंड्स टू ऑप्शन में दे रखा है 1, बी में दे रखा है 2, सी है मेरा हाफ और डी दे रखा है इन्फिनिटी, ठीक है, डी दे रखा है इन्फिनिटी। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, उसकी इनिशियल कंडीशन दे रखी है और ये कह रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ब्लो अप हो जाएगा t टेंड्स टू कब, जब t के इन वैल्यूज के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लो अप हो जाएगा। ब्लो अप का मतलब है कि डाइवर्ज हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ब्लो अप का मतलब है डाइवर्ज हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो t के किस वैल्यू के लिए इस
डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो मेरा इन्फिनिटी बन जाएगा। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो सबसे पहले कि मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो देखो ये क्वेश्चन dx बाई डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब मैंने आपको क्या बोला था, ये देखो उस टाइप का ही आ रहा है। किस टाइप का? पहला वाला जो भी मैंने बताया है कि अब वेरिएबल ऑफ सेपरेबल से काम चल जाएगा। आपको एक्स वाला इस साइड लाना है और टी वाला उस साइड चले जाना है। तो टी वाला उधर है नहीं तो सिर्फ आप डी टी को उधर ले जाओ और एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओ। तो आप क्या करोगे, इसे dx बाई एक्स स्क्वायर इधर हो गया और डी टी उधर चला गया। आपने वेरिएबल ऑफ सेपरेबल का इस्तेमाल किया। अब आपको दोनों जगह पे इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो यहां से कितना आ जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1 इक्वल टू टी प्लस सी, करेक्ट। तो ये जाएगा एक्चुअली कितना आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी प्लस सी, करेक्ट। तो ये तो आ गया मेरा सॉल्यूशन जो है इस टाइप का आ गया। अब इनिशियल कंडीशन दे रखी है x 0 इक्वल टू 1 दे रखा है। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। ये 0 अंदर ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब t की वैल्यू दे रखी है और ये 1 जो है x की वैल्यू दे रखी है। जब t इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो अब यहां से देख लेते हैं कि जब t इक्वल टू 0 मैं रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो जब मैं t इक्वल टू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जब आपने ऐसा रखा तो यहां से कितना हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा और t की वैल्यू कितनी थी, 0 और प्लस c। तो यहां से जब आप निकालोगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1, करेक्ट। आपने कंडीशंस को इधर फिट कर दिया तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है वो किसमें ट्रांसफर हो गया, -1 अपॉन एक्स और ये कितना हो गया, t-1, करेक्ट। तो अब यहां से हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 माइनस टी। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 1 अपॉन 1 माइनस टी। तो ये मेरा सॉल्यूशन निकल के आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो अब इसने कहा था द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल ब्लो अप एज t टेंड्स टू। अब देखो ये x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी मेरा सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब देखो t की जब वैल्यू 1 होगा तो x क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो when t tends to 1 then the solution of this differential equation which is x that will be infinite। जब t इक्वल टू 1 आप रख रहे हो तो x की मेरी कितनी वैल्यू आ जा रही है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी है तब x जो है वो ब्लो अप हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको वेरिएबल ऑफ सेपरेबल इस्तेमाल किया, कांस्टेंट की वैल्यू दी क्योंकि इनिशियल कंडीशन दे रखी थी। और क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए कि t के किस वैल्यू के लिए x जो मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वो सिंपल 1 आंसर आपका करेक्टली निकल के आ गया, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है, अगर फॉर्म कुछ इस टाइप का हो, केस 2, अगर आपका इस टाइप का है dy बाई dx जो है वो अगर फंक्शन जो है वो x और y दोनों में है, तो अगर कुछ इस टाइप का है φ1 x, y में ये भी है और φ2 x, y में ये भी है। वहां वाले में क्या था, ऊपर वाला x में था और नीचे वाला y में था। यहां वाले में क्या है, ऊपर वाले में भी xy में हो सकता है और नीचे वाले में भी xy में है। और इस वाले केस में क्या है, इफ φ1 एंड φ2 जो है हैव सेम डिग्री, अगर इनका डिग्री सेम है, हैव सेम डिग्री, इसका मतलब ऊपर वाले का भी पावर और नीचे वाले का पावर अगर सेम है तब आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो यहां वाले में आपको क्या करना है, एक एग्जांपल लेके भी आप देख सकते हो कि अगर कोई फंक्शन इस टाइप का है dy बाई dx इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या है ये, फैमिली ऑफ सर्किल्स के लिए था, अभी मैंने कराया था डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, पावर 2 ही है। यहाँ पे भी x और y का अगर आप मिला दोगे तो पावर क्या 2 ही है। तो जब ऊपर और नीचे वाला एक्स वाई का फंक्शन हो और दोनों के पावर भी बराबर हो तब हमारा केस इस टाइप का बन जाएगा। तो इस वाले केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली y इज इक्वल टू vx मानना पड़ेगा।
या आपको x इक्वल टू वी वाई मानना पड़ेगा। तो आपको सिंपल ये सब्स्टिट्यूशन करके इसको फिर से वेरिएबल और सेपरेबल में कन्वर्ट कर देना है। जब y इक्वल टू वी एक्स आप मानोगे तब क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस अभी कितना हो जाएगा x dv बाई डी एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, तो आपका जो भी फंक्शन आएगा वो वेरिएबल ऑफ सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको y इक्वल टू वी एक्स मानना है और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये लगा देना है। तो y इक्वल टू वी एक्स है, इसका मतलब कहीं पे अगर y बाई एक्स टाइप का बन रहा है तब वहां पे आप क्या मान सकते हो, v मान सकते हो इनको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन टीएफआर में पूछा गया था। देखो केस 2 में क्या है कि फंक्शन जो है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और दोनों ही एक्स और वाई का फंक्शन है, लेकिन उनका क्या है, डिग्री बराबर है दोनों का। तो अगर डिग्री बराबर है तो फिर मुझे क्या करना है, y इक्वल टू वी एक्स में कन्वर्ट करना है और फिर जाकर के वेरिएबल ऑफ सेपरेबल इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है हमारे पास x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई log y माइनस log x प्लस 1 और इनिशियल कंडीशन दे रखी है y 1 पे 3 है और पूछा गया क्वेश्चन में कि y 3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। करेक्ट क्वेश्चन ये है और टीएफआर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन तो हमारे पास ये है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 3 दे रखी है, तो पूछ रहा है x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखता हूं कि ये इसका फॉर्म क्या है। तो क्या मैं इसको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स लॉग वाई बाई एक्स प्लस 1। देखो फिर वही हो गया, 5 एक्स वाई अपॉन 5 टू एक्स वाई के फॉर्म में ही बन गया है और y का भी डिग्री 1 है और x का भी डिग्री 1 है, तो डिग्री भी बराबर है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, y बाई एक्स इक्वल टू आपको v मान लेना है, दैट इज y इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा और फिर यहां से आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्चुअली v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का काम करते हैं। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूशन का काम करते हो तो dy बाई डी एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स ये लिखना है। और y बाई एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, v लिख सकते हो और आप इसे log y बाई एक्स की जगह v लिख सकते हो प्लस 1। करेक्ट। तो अब आपको ये देखना है कि ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v log v। ठीक है, अब आप कर सकते हो ना, dv और v वाले को एक साथ ले जा सकते हो और x और dx वाले को एक साथ ले जा सकते हो। पहले आप नहीं कर सकते थे ऐसा कि y dy एक साथ ले जाते और x dx एक साथ ले जाते, आप पहले नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब आपने सब्स्टिट्यूशन किया तब आपके पास ये सुविधा आ गई कि आप अब जो है वो वेरिएबल ऑफ सेपरेबल इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा कि dv अपॉन v log v तो मेरा इधर आ गया और उधर क्या चला गया, मेरा dx अपॉन x चला गया। करेक्ट। तो मैं दोनों साइड में क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करूंगा दोनों साइड। तो यहां पे क्या आ जाएगा एक्चुअली, log ऑफ v इक्वल टू log x प्लस इसका कांस्टेंट भी आपको log के फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, तो यहां से ये आ गया। अच्छा, इसका कैसे, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया आपने, तो 1 अपॉन log v को आप क्या मान लो, t मान लो, तो 1 अपॉन log v dv क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। मैं करके दिखा देता हूं आपको यहाँ पे। तो ये कितना है हमारे पास, अगर dv अपॉन log v था ना, तो v, तो मैं क्या करता हूं, log v को मैं क्या मान लेता हूं, t मान लेता हूं। देखो सब 12th में आपने कर रखा है। तो 1 अपॉन v dv की जगह क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो 1 अपॉन v dv की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dt, और log v की जगह मैंने क्या लिखा है, t। तो इसका कितना हो जाएगा, log ऑफ t, और t की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फिर से log v,
तो लॉग ऑफ v, करेक्ट। तो यहां से इस तरीके का आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये निकल के आ गया है। तो इसको मैं ये भी तो कर सकता था, लॉग ऑफ v इक्वल टू लॉग xc भी कर सकता हूं इसे। फिर लॉग से लॉग भी कैंसिल हो गया, तो लॉग ऑफ v इक्वल टू xc, करेक्ट। लॉग ऑफ v इक्वल टू कितना हो गया मेरा, xc निकल के आ गया, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे v की जगह मैं क्या वैल्यू रख सकता हूं, लॉग y बाई एक्स की वैल्यू रख सकता हूं, ठीक है। तो मैं v की जगह क्या करता हूं, मैं लॉग ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू xc, ठीक है। लॉग ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू xc मैं कर देता हूं। अब हमारे पास में कंडीशन दे रखा है, देखो कि जब x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो x की वैल्यू कितना रखूं मैं, 1 रखूं, तो y की वैल्यू 3 आ रही है। तो इसका मतलब log 3/1 इक्वल टू x की वैल्यू 1 इंटू c। तो इसका मतलब c की वैल्यू जो मेरी निकल के आ गई है वो log ऑफ 3 निकल के आ गई है, ठीक है। c की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई है, log ऑफ 3 निकल के आ गई है। तो मैं अब यहां पे क्या लिख सकता हूं, log ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू लॉग ऑफ 3 निकल के आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू कितनी होगी। तो जब आप यहां पे ये देख लो कि x इक्वल टू 3 पे मेरे को y की वैल्यू क्या होगी, तो अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू 3 रख दो सिर्फ। x की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे, 3 हो गई और log ऑफ 3, करेक्ट। तो अब आप यहां से ये भी तो इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हो, log y बाई 3 को आप क्या लिख सकते हो, log y माइनस log ऑफ 3 इक्वल टू 3ln3। तो log y इक्वल टू कितना हो जाएगा, log y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 log ऑफ 3। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4, करेक्ट। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 4 आ जाएगी, करेक्ट। तो आप देख लो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया गया है। लो टीआईएफआर में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कंसेप्ट वही है और इसमें कोई डिफरेंट नहीं था। सेकंड वाला फॉर्म लगाया मैंने, जब वहां पे अपॉन 51xy अपॉन 52xy वाला फॉर्म आया था और दोनों का जो डिग्री था वो सेम था, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। इनिशियल कंडीशंस लगाते हुए मैंने सी की वैल्यू निकाली है और फिर मेरा आंसर करेक्टली निकल गया है। अब एक नेक्स्ट टाइप का फॉर्म है, उसको आप कैसे सॉल्व करते हो उस टाइप के फॉर्म को। तो केस 3, 2 केस डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको हर बार यही काम करना है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पहचानना है और किस फॉर्म के लिए क्या मेथड इस्तेमाल करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर इस टाइप का फॉर्म आ रहा है, आप dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ठीक है। यहां पे क्या है, p कॉमा क्यू आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x होंगे या फिर क्या होंगे हमारे, ये कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहां पे सॉरी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे y इस टाइप में होगा, इसे x के फॉर्म में है और ये भी x के ही फंक्शन में है या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारा इस फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स के फॉर्म में है, वेयर पी क्यू आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, तब आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे। तो इसको करने के लिए आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो डिफाइन करना पड़ता है। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लेते हो तो फिर इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, तो सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन,
अगर ये इक्वेशन कुछ इस टाइप का होता, इसका उल्टा होता, कैसा होता, dx बाई dy प्लस p अगर फंक्शन ऑफ y होता या कांस्टेंट होता और x होता यहाँ पे और q y का होता। ठीक है, फिर आप कैसे करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आप करते हैं e इंटीग्रेटिंग p dy, यहां पे फिर क्या करते हैं y इंटू सॉरी अब x इंटू करोगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। तो अगर चाहे इस फॉर्म में दिया हो चाहे इस फॉर्म में दिया हो, आपको पहचानना है। और सॉल्यूशन लिखने का तरीका यह है कि सॉल्यूशन आपको इस तरीके से लिखना है। करेक्ट। तो अब आपको सिंपल है कि आपको फॉर्म पहचानना है और फॉर्म पहुंचाने के बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और फिर सॉल्यूशन के लिए आपको ऐसा कर देना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग इस टाइप का। तो क्वेश्चन जो है, हाँ, तो क्वेश्चन नेट में पूछा गया है। जून 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है नेट का, रिसेंटली पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है आपके पास, x dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू कॉस पाई x अपॉन x, ये दे रखा है। और क्वेश्चन में क्या है कि y 1 पे वैल्यू दे रखी है 1 और y 2 पे वैल्यू पूछी गई है और इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, a पाई, b दे रखा है 1 और b दे रखा है 1 और c दे रखा है हाफ और d दे रखा है 1/4। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियरली देख लो क्या दे रखा है। नेट जून 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन दे रखा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और बोला है कि y 1 पे वैल्यू 1 है और y 2 पे वैल्यू हमें निकालनी है और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालाइज करूंगा और देखूंगा ये किस फॉर्म का बन रहा है। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का नहीं बन रहा है? अगर मैं x से सबको डिवाइड कर दूं, प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू कॉस पाई एक्स, कितना था ये, कॉस पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बन रहा है। अब आपको ये देखो, उस वाले फॉर्म से कंपेयर करो, क्या था फॉर्म, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, p और q x का फंक्शन था, तो यहां पे ये तो p हो गया और यहां पे ये q हो गया। इस वाले से कंपेयर किया मैंने। ठीक है, अब जब ये कंपेयर कर लिया है तब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 p dx। करेक्ट, तो यहां पे क्या निकल के आ जाता है, e 2 log ऑफ x। करेक्ट, तो यहां से आपका क्या निकल से आ जाता है, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर। अब सॉल्यूशन निकलने के लिए मैंने क्या बताया था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डेट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q डेट इज कॉस पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये मेरा था, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस पाई एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस पाई एक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली कुछ नहीं करना है, y स्क्वायर एक्स कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पाई एक्स अपॉन में कितना हो जाता है पाई और प्लस कितना हो जाता है यहाँ पे c। तो सबसे पहले मैं c की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि देखो x इक्वल टू 1 पे मुझे कितना दे रखा है, y 1 दे रखा है, तो x इक्वल टू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो यहां से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, और y 1 तो 1 इंटू 1
इक्वल टू साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा c इक्वल टू 1। जब मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन पाई प्लस 1। करेक्ट। अब पूछा गया है कि y 2 पे मेरी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। जब y इक्वल टू आप क्या रखते हो 2 रखते हो, ठीक है, तो नहीं सॉरी x इक्वल टू 2 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। जब x इक्वल टू 2 रखते हो आप तो y इंटू 4 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा x इक्वल टू y इक्वल टू आप 2 है यहाँ पर, x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 2 रखोगे तो साइन 2 पाई मेरा कितना हो जाएगा 0 और यहां से c बचेगा 1, तो y इक्वल टू मेरा कितना आ गया 1/4। y2 इसका मतलब है x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कितनी है। तो इस वाले इक्वेशन में मैंने क्या किया, x इक्वल टू 2 रखा तो देखा कि y की वैल्यू कितनी निकल के आई 1/4, तो इसका आंसर करेक्टली मेरा y इक्वल टू 1/4। तो इस तरीके से आप करेक्टली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। आपको बस फॉर्म पहचानना था। फॉर्म पहचानने के लिए आपने क्या किया, x से डिवाइड किया और फिर आपको एक नोन फॉर्म मिल गया, उससे आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन वो इस टाइप का है, क्वेश्चन गेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। गेट 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप का दे रखा है, k1 dx बाई dt प्लस k2x इक्वल टू k3। करेक्ट। और क्या दे रखा है, k1 k2 k3 जो है वो मेरा पॉजिटिव रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। k1 k2 k3 दे रखा है पॉजिटिव रियल कॉन्स्टेंट्स, पॉजिटिव रियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन क्या में दे रखा है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और k1 k2 k3 दे रखा है पॉजिटिव रियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। इनिशियल वैल्यू दे रखा है x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। ठीक है। और क्वेश्चन में 4 कर्व दिए गए हैं, तो पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन चारों कर्व में से कौन सा कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को बेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो कर्व कुछ इस टाइप से दे रखे हैं। मैं चारों कर्व आपको बना के दिखा देता हूं पहले। ये x है और ये t है। पहला कर्व तो इस टाइप का था, दूसरा कर्व जो है वो इस टाइप का दे रखा है, ये t है, ये x है। ठीक है। तीसरा कर्व जो दे रखा है वो इस टाइप का दे रखा है, ये t है, ये x है। ठीक है। चौथा कर्व जो दे रखा है वो कुछ इस टाइप का है, और ये x है और ये t है। तो 4 कर्व दे रखे हैं और क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन को आप क्लियरली समझ लो। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है जिसमें k1 k2 3 को पॉजिटिव रियल कांस्टेंट बोला है। इनिशियल कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0, और 4 कर्व दे रखा है और बोल रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इन चारों कर्व में से किस कर्व को बेस्ट सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालता हूं। जब मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो आप इसे देखो किस फॉर्म में बन सकता है। तो ये किस फॉर्म में बन सकता है, फिर से देखो आप, अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को k1 से डिवाइड कर दो, k1 से आपने डिवाइड कर दिया, करेक्ट, k1 से आपने डिवाइड कर दिया, तो देखो किस फॉर्म में बन गया। मैंने आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बताई थी, वही dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। तो इसी फॉर्म में बताई थी। यहां पे क्या है, y की जगह t दे रखा है। तो यहां पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, वो e की पावर k2 बाई k1, और ये कितना हो जाएगा मेरा dt। ठीक है। तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल के आएगा
वो e की पावर k2/k1 इंटू टी। करेक्ट, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आएगा। अब सॉल्यूशन को लिखने के लिए मुझे क्या करना था, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर k2/k1 इंटू टी, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाता मेरा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर k2/k1 t इंटू k3/k1 dt। ठीक है, ये हो जाता करेक्ट। तो अब आप यहां से ये देखो कि x e की पावर k2/k1 t इज इक्वल टू, यहां से कितना निकल के आ जाता, देखो e की पावर at का क्या होता है, e की पावर at अपॉन a, तो यहां से k1 अपॉन k2 निकल के आता और वो k1 से कैंसिल हो जाता, तो मेरे पास बचता कितना k3/k2 और e की पावर k2/k1 इंटू टी प्लस सी, तो ये निकल के आ जाता मेरे पास में इस तरीके का, सॉरी k3/k2 निकल के आता था। ठीक है, k3/k2, यहां पे k3 होता अपॉन में k2 निकल के आता, क्योंकि यहां से, हाँ ठीक है, k3/, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यहां से e की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाता, k2/k1 हो जाता और e की पावर k2/k1 dt हो जाता, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस हो जाता, और ये कितना हो जाता, ये q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ जाता। जब मैं इसका करता मैं, तो e की पावर कितना आ जाता, यहां से तो यही आता, सॉरी इसको एक बार दोबारा करके फटाफट देख लेते। ठीक है, k3/k1 तो मेरा ऐसे ही रहता, ठीक है, और e की पावर इसका जब करते तो e की पावर ये तो ऐसे ही रह जाता k2/k1 इंटू टी, और ये कितना हो जाता एक्चुअली k1/k2, तो ये कैंसिल हो जाता, तो यहां से कितना आता है x e की पावर k2/k1 टी इक्वल टू कितना आ जाता है यहां से k3/k2 e की पावर k2/k1 इंटू टी और प्लस सी भी आता है यहां से। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, कांस्टेंट को निकालना है। तो कांस्टेंट को निकालने के लिए मुझे इनिशियल कंडीशन का सहारा लेना पड़ेगा। इनिशियल कंडीशन में क्या कह रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, तो जब t इक्वल टू 0 रख रहा हूं, x इक्वल टू 0, तो इधर तो हो गया पूरा 0, यहां पे कितना हो जाएगा यहां पे बेसिकली मेरा कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा। कैसे t इक्वल टू 0 रख रहे हो तो आप कहते हैं e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहां से मेरा कितना आएगा k3/k2 प्लस c, तो c इक्वल टू मेरा कितना आ गया बेसिकली माइनस k3/k2। तो ठीक है, तो इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं c को भी रख लेता हूं, तो देखो यहां से क्या बन जाएगा, x e की पावर k2/k1 इंटू टी इक्वल टू k3/k2 e की पावर k2/k1 माइनस k3/k2, करेक्ट, k3/k2। अब मैं क्या करता हूं, e की पावर k2/k1 से मैं सबको डिवाइड कर देता हूं, तो यहां से क्या आ जाता है x इक्वल टू, और k3/k2 कॉमन भी ले लेता हूं मैं, तो k3/k2 कॉमन भी आ जाता, और उससे डिवाइड करते तो 1 माइनस e की पावर माइनस k2/k1, ये मेरे पास में क्लियर बन के आ जाता है x की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से मेरा ये पता चल गया कि मेरी x की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ये जो सॉल्यूशन आ रहा है वो इन चारों कर्व में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहली बात देखो, t इक्वल टू 0 पे x 0 है, तो यहां पे भी देख लो आप, जब t इक्वल टू 0 रखते हो तो e की पावर माइनस 0 1 1 माइनस 1 0, तो x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, तो ये तो हर जगह पे है। देखो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, यहां पे भी और यहां पे भी है। अब दूसरे कंडीशन को ये देखते हैं कि जैसे ही मैं t को बढ़ाऊंगा तो e की पावर माइनस बढ़ा हुआ चीज आ जाएगा, तो 1/e हो जाएगा। 1/e का जो होगा वो 1/e सबसे कम होगा, जैसे जैसे आप e बढ़ाते चले जाओगे तो 1/e कम होगा, तो 1 माइनस कम को करोगे तो वो ज्यादा आएगा, तो x भी मेरा बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें क्या है कि जब t बढ़ा रहे हो तो x भी बढ़ रहा है। तो अब इन तीनों में देखो कि t जब बढ़ा रहे हो तो x किसमें बढ़ रहा है, इसमें t बढ़ा रहे हो तो x बढ़ रहा है, इसमें भी t बढ़ा रहे हो तो x बढ़ रहा है। इसके अंदर देखो क्या है, जब t बढ़ा रहे हो तो x जो है घट भी रहा है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता।
तो ये भी हो सकता है कि जब टी आप बढ़ा रहे हो तो एक्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 तो हमारे पास है। अब हम एक चीज ये देख लेते हैं कि जब टी इन्फिनिटी है, टी को आप इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हो, तो जब टी इन्फिनिटी रखो, आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना, तो 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी डेट इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1, तो x इक्वल टू k3 बाई k2। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा k3 बाई k2, और k3 बाई k2 क्या था, दोनों रियल पॉजिटिव कांस्टेंट थे, इसका मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो जब मैं t को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा तब मेरे पास x की कुछ पॉजिटिव वैल्यू कांस्टेंट आएगी। तो वो किस केस में हो रहा है, यहाँ पे देखो जब आप t को इन्फिनिटी तक तो जा रही नहीं रही टी, इसमें भी आप देखो t को इन्फिनिटी तक तो नहीं ले जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जब t को इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट होती चली जा रही है। देखो जैसे जैसे t बढ़ता चला जा रहा है x की वैल्यू कांस्टेंट होती चली जा रही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन निकाला है, उसके बाद से हमें चेक करना पड़ा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी आपको करना है तो पहले 0 पे चेक कर लो और फिर प्लस माइनस इन्फिनिटी पे चेक कर लो, तो कोई ना कोई कर्व आपको मिल जाएगा। हमने क्या किया, t इक्वल टू इन्फिनिटी रखा, तो x की वैल्यू कितनी है, k3 बाई k2, जो कि सिर्फ कर्व ए ही है जो इस चीज को दिखा रहा है कि जब t इनफाइनाइट है तो x की जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है कुछ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से करना था। एक लास्ट फॉर्म है, तो ये एक नेक्स्ट टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। वो केस 4, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस टाइप का हो, dy बाई dx इक्वल टू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो और इस फॉर्म में हो, माइनस एम एक्स वाई और एन एक्स वाई। इस फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इसको आप इस तरीके से भी तो कर सकते हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 हो और अगर डेल एम बाई डेल एक्स जो है वो डेल एन बाई डेल वाई के बराबर हो, तब आप इसे बोलोगे कि क्या है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन। ठीक है, तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन पहली बात है इस फॉर्म में हो या फिर कह सकते हो इस फॉर्म में, ये सर मैंने कुछ नहीं किया है, एम डी एक्स और एन डी वाई इधर ले गए हैं और फिर दोनों को ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको चेक करना है कि डेल एम बाई डेल एक्स जो है वो डेल एन बाई डेल वाई के अगर बराबर है तो आप इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलोगे कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सोल्यूशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का किस तरीके से देते हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप यहां पे इस तरीके से करोगे, एम एक्स कॉमा वाई सोल्यूशन होगा ये डी एक्स प्लस एन एक्स कॉमा वाई डी वाई। ठीक है, तो अगर आपको यहां पे सिंपली क्या करना है, देखो यहां वाले में क्या करना है, टेकिंग वाई एज कांस्टेंट, टेकिंग वाई एज कांस्टेंट। जब आप एम डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रखे होगे करोगे तब आपको यहां पे जितने भी वाई के टर्म मिलेंगे उन्हें आपको कांस्टेंट लेना है। यहां वाले में क्या करना है, इग्नोरिंग ऑल टर्म्स ऑफ एक्स, ऑल टर्म्स ऑफ एक्स। और जब आप एन डी वाई करोगे तो आप एक्स वाले जितने टर्म है आप उनको हटा ही दोगे। ठीक है, सिर्फ प्योरली वाई वाले टर्म का ही एन के अंदर जो है उसका इंटीग्रेशन करोगे डीवाई के उसमें। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसमें एम वाले में टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट और एन वाले में इग्नोरिंग ऑल टर्म्स ऑफ एक्स। हाँ, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में बन रहा है, ये एम है पूरा और ये पूरा क्या है, ये एन है। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में बन रहा है, करेक्ट। तो क्या मैं यहां पे ये चेक कर सकता हूं कि डेल एम बाई डेल वाई जो है मेरा क्या डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं डेल एम बाई डेल वाई निकाल लेता हूं, डेल एम बाई डेल वाई निकाल लेता हूं। जब डेल एम बाई डेल वाई निकाला तो यहां पे कितना आया, एक्स स्क्वायर और प्लस 2xy आ गया। और जब मैं यहां से डेल एन बाई डेल एक्स निकालता हूं एन वाले में से, तो यहां से कितना आ गया, एक्स क्यूब का करूंगा तो 3x स्क्वायर बाई 3, तो यहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और जब आप x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर वाई करोगे तो प्लस 2xy और साइन y का तो 0 हो जाएगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो हाँ भाई, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन निकलने के लिए क्या करना था हमें,
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करना था। तो जब एम डी एक्स करना था तो इसमें मैंने क्या बोला था, टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, वाई एज कॉन्स्टेंट जितने भी आएंगे, और इस वाले में क्या करना था, इग्नोरिंग टर्म्स कंटेनिंग एक्स। तो जब आप यहां से देखो यही सॉल्यूशन होता, तो यहां से एम डी एक्स, तो इसका करो आप कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डीएक्स, मुझे ये इंटीग्रेशन करना है, प्लस एन के अंदर जो भी एक्स वाले टर्म है उसको मुझे हटा देना है। तो ये था एन, यहां पे एक्स वाले टर्म कौन सा है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो इन दोनों का तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मुझे किसका करना है, साइन वाई डी वाई का करना है, साइन वाई डी वाई का करना है। तो अब यहां से देखो क्या करना है, y को कॉन्स्टेंट ही लेना है, तो एक्स स्क्वायर वाई डीएक्स का करोगे इंटीग्रेशन तो कितना बन जाएगा, y को तो एक्स क्यूब और y को कॉन्स्टेंट ही लेना है, अपॉन 3 हो जाएगा। यहां से भी क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ही हो जाएगा, और साइन वाई का करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस वाई, और प्लस एक कॉन्स्टेंट लगा दोगे c। तो ये आपका बन जाएगा सॉल्यूशन बन जाएगा इस, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमने चेक कर लिया एग्जैक्ट है, तो मुझे सॉल्यूशन लिखने का तरीका यही था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करना था। इसमें मुझे क्या करना था, y कांस्टेंट लेना था, और n वाले में क्या करना था, जो भी x के टर्म है उनको हटा करके सिर्फ प्योरली y वाले टर्म में करना था। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन चालू करेंगे। थैंक यू।